हर गांव का दौरा किया है मैंने। 15 से ज्यादा गांव में कोई काम ही नहीं हुआ है। जहाँ पानी की टंकी लगी वहाँ पानी नहीं आ रहा, जहाँ बोरिंग हो रही वहाँ हैंडपंप नहीं है। क्या ये सब? रागिनी मैम, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये अभिनव भदौरिया सिर्फ नाम के ठेके लेता है, काम वाम कुछ करता है नहीं वो। फिर भी पिछले ऑफिसर ने उसकी पेमेंट रिलीज करवा दी। नमस्कार मैडम। अभिनव भदौरिया, कम इन। क्या मैडम, आपसे मिलने के लिए आधे घंटे से बैठा हुआ वेट कर रहा हूँ, कमाल है। वैसे जनता भी आपको दिए हुए प्रोजेक्ट्स का फायदा उठाने का वेट ही कर रही है, लेकिन देखो मैडम, मैं जानता हूँ इस प्रोजेक्ट की आप इंचार्ज लगी हुई हो, लेकिन कुर्सी का एटीट्यूड मुझको मत दिखाना। अच्छा। देखो मैडम, मैं तुमसे इधर उधर की बात नहीं करूँगा, सीधी सीधी बात करूँगा। एक काम करता हूँ, तुम्हारी मिठाई को और मीठी कर देते हैं, या तुम बोलो कितना चाहिए। खड़ा हो, खड़ा हो, निकल यहाँ से। ये लो, मैं तो अपने पैरों पर खड़ा हो गया, लेकिन तुम अपनी सोचो। और हाँ, मुझे गिराने की कोशिश मत करना, वरना जो मिल रहा है ना वो भी नहीं मिलेगा। लीजिए भैया। मम्मी शॉपिंग की है? हाँ, अंदर चलो दिखाती हूँ। बहू, आज फिर से फालतू खर्चा कराई? कमाती है तो इसका मतलब सब उड़ाती रहेगी? अरे माँ जी, सरकारी नौकरी है देवरानी की, अब ऊपर की कमाई ऐसे ही तो उड़ाएगी। बस करो भाभी, और कितने ताने मारोगी आप? खबरदार जो बड़ी बहू को कुछ कहा तो। घर का सारा काम यही करती है, तू नहीं। तू क्या करती है? सुबह उठती है, सजती है, संवरती है और निकल जाती है घर से। घर के कामों से तो तुझे कुछ लेना देना नहीं है। माँ जी, मुझे अपना परिवार चलाना आता है, और भाभी मैं अपनी जॉब भी ना बहुत ईमानदारी से करती हूँ। आप लोगों के मशवरे की मुझे जरूरत नहीं है। रागिनी, ऐसे बदतमीजी से बात करोगी माँ से? चलो माफी मांगो। रागिनी, मैंने कहा माफी मांगो माँ से। मैं तो माफी मांग लूंगी, लेकिन थोड़ी नसीहत अपनी माँ और भाभी को भी दो कि मुझसे रोज ऐसे ना पेश आया करे। आई एम सॉरी। रागिनी, मैंने तुम्हें बोला है ना, इनकी बातें एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया करो। मुझे आपकी तरह दिखावा करना नहीं आता है, मैं और नहीं रह सकती यहाँ पे। अच्छा, तो फिर बहस करोगी? आप अपनी मर्जी मुझ पर नहीं थोप सकते हैं। मेरे पेरेंट्स का घर है इंदौर। एक्सक्यूज मी। हेलो, कौन? हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू सो मच, बट आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। आपका वेल विशर बोल रहा हूँ, जल्दी आपको आपका बर्थडे गिफ्ट भी मिल जाएगा। पर आप हैं कौन? हेलो, लो कुछ भी। हाँ, लेकिन वाइफ का ऑर्डर है, आज शाम को 7 बजे तक घर पहुंचना है। फिर तो पहुंचना ही है। हेलो, कौन? सर, बर्थडे गिफ्ट मिल गया आपको। कौन बोल रहा है? अरे सर, अभी तो 1 घंटे पहले बताया था आपको गिफ्ट देने वाला हूँ, लगता है आपको पता नहीं चला। क्या? देवास के टाउन मार्केट में दूसरा गिफ्ट होगा आपको। कोल्ड ब्लडेड मर्डर, बहुत कामली बोल गया, मर्डर कर दिया। सर, रागिनी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी, हमें रागिनी के प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों एंगल को इन्वेस्टिगेट करना होगा सर। लेकिन इस किलर को भी ट्रेस कर रहा मैं, धमकी दे रहा था कि 24 घंटे के अंदर एक और तोहफा देगा मैं। सर, इस किलर की बाइक जिस डायरेक्शन में गई है, हम वहाँ के सारे सीसीटीवी स्कैन कर रहे हैं। इसने मुझे 2 बार कॉल किया। पहली कॉल के वक्त इसका फोन MG रोड पे एक्टिव था, और दूसरी कॉल इसने टाउन मार्केट से 2 किलोमीटर दूर अमुना रोड से की। उन दोनों एरिया में इंक्वायरी करो, पता करो इस होली का आदमी वहां किसी ने देखा था क्या। ओके सर।
कौन था वो? एक लाचार औरत ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसको मार दिया? सरकारी नौकर थी वो, कहीं किसी गलत लोगों से झगड़ा तो नहीं मोल ले लिया था? सुधा, क्या फालतू की बात कर रहे हो तुम लोग? रंजीत, हिम्मत से काम ले तो। हाँ, आपको बहुत पड़ी है मेरी। रागनी की भी यहाँ किसी को नहीं पड़ी थी। सब उसके दुश्मन। मेरे बच्चे से उसकी माँ छीन ली। रागिनी का मर्डर कल दिन में हुआ था, उस वक्त तो उन्हें ऑफिस में होना चाहिए था। सर यही बात तो मुझे भी अजीब लग रही है। वो कभी छुट्टी नहीं लेती थी, लेकिन अचानक से उनको एक फ़ोन आया और वो हाफ डे लेकर चली गई। हेलो रंजीत, मैं बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। नो, मैं हाफ डे नहीं ले सकती हूँ। तुम्हें क्या लगता है किसने मारा होगा उसे? किसी पर शक तुम्हें? गारंटी के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर अभिनव भदौरिया है ना, उस पर इंक्वायरी बिठाई थी मैम ने। सर वो आदमी जितना घपलेबाज है ना, उससे ज़्यादा टेढ़ा है। देख सुन मेरी बात, रागनी ने जो रिपोर्ट मेरे खिलाफ बनाई है उसको गायब करके जला दे। वो रिपोर्ट डीएम तक नहीं पहुंच चाहिए, समझा? हाँ, एक मिनट रुक, मेरा एक फोन आ रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ। हेलो, अभिनव भदौरिया। हाँ बोल रहा हूँ। निशांत कौशिक, देवास थाने आ जाओ, कुछ इंक्वायरी करनी है तुम्हारे साथ। कैसे इंक्वायरी? डीओसीपी रागिनी सोनकर के मर्डर के सिलसिले में। इंस्पेक्टर, मैं इस समय रजोड़ा में हूँ। देवास आते आते शाम हो जाएगी। कोई बात नहीं, शाम को 7 बजे तक आ जाओ, वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। ओके। इंक्वायरी? कैसे इंक्वायरी? डीओसीपी रागिनी सोनकर के मर्डर के सिलसिले में। इंस्पेक्टर, मैं इस समय रजोड़ा में हूँ। देवास आते आते शाम हो जाएगी। अरे सर, अभी तो 1 घंटे पहले बताया था इंस्पेक्टर, मैं इस समय आपको गिफ्ट देने वाला हूँ। लगता है आपको पता नहीं चला। नहीं सर, अभिनव भदौरिया की आवाज़ उस कॉलर से मैच नहीं हो रही। हाँ, लेकिन इसका स्ट्रॉन्ग मोटिव है रागिनी को मरवाने का, और ये भी तो हो सकता है कि वो कॉलर इसी के इशारे पे काम कर रहा हो। उस कॉलर के बारे में कोई लीड? सर, देवास मार्केट के आगे के 2-3 सीसीटीवी में वो कैप्चर तो हुआ है, लेकिन फुटेज से कुछ खास पता नहीं चल पा रहा। और हम उन दोनों जगहों पर भी पूछताछ कर रहे हैं जहाँ से उसने आपको कॉल किया था, लेकिन वहाँ से भी अभी तक कोई क्लू नहीं मिला है सर। और सर, हमने अपना खबरी नेटवर्क की सर, रागिनी की प्रिलिमिनरी पोस्टमार्टम और बैलिस्टिक रिपोर्ट। आप क्यों चीजों को हाथ लगा देती हैं? हमें भी फैल गया तो? सुनिए अपनी बीवी की बात। तो अगर नहीं चाहती कि मैं घर के किसी चीज को हाथ लगाऊं, तो मेरे कमरे में पानी का मटका क्यों नहीं रख देती? अरे आपको तो हर बात बुरी लगेगी ना। आपको जो चाहिए आपको अंदर मिल जाएगा, बस आप अपने कमरे से बाहर मत निकलना। मिठाई लेकर चलता हूँ आपके लिए। ये लीजिए, लड्डू खाइए। ये लीजिए। तुझे कैसे पता? कल बर्थडे था मेरा। इंस्पेक्टर साहब, मुझे मालूम है कि आप मेरी डिटेल निकलवाओगे, इसलिए मैंने भी आपके बारे में पता कर लिया। वैसे मेरे भी कुछ दोस्त हैं पुलिस में, और हाँ, जब भी मैं किसी से मिलने जाता हूँ ना पहली बार, तो उसके लिए ये मिठाई लेकर जाता हूँ। रागिनी की मौत से बहुत खुश दिख रहा है तो, इसलिए मिठाई बांटता फिर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू नहीं रहा? रागिनी का मर्डर करवा के मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तेरे बारे में सब पता किया हमने। तू मिठाई के डिब्बों में रिश्वत भिजवाता है, लेकिन रागिनी ने तेरी इंक्वायरी बिठवा दी थी। इंस्पेक्टर, अपनी इंक्वायरी पर ध्यान दे। मेरे खिलाफ कुछ मिला या ऐसे ही बज रहा है? बस एक बार सबूत हाथ लग जाए, फिर अच्छी तरह से बचवाएंगे तुझे। अच्छा तेवर है, वाह। मेरे खिलाफ सबूत लेकर आ, और सुन, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, समझा? उस कॉलर के तरह इसके तेवर भी कुछ कम नहीं थे सर। ये भी चैलेंज करके गया। नजर रखो इसमें। सर, उस किलर ने आपका पहला कॉल एमजी रोड से ही किया था, और उसी दौरान रागिनी के पति रंजीत का फोन भी एमजी रोड पे ही एक्टिव था। क्या रंजीत का उस कॉलर से कनेक्शन? सर, कनेक्शन तो कुछ नहीं मिला है, लेकिन रंजीत ने रागिनी को एमजी रोड से कॉल करके देवास टाउन मार्केट बुलाया था। सर, मुझे तो लग रहा है कि उसने पर्पसली रागिनी को वहां पे बुलाया था। लेकिन रंजीत अपनी बीवी को क्यों मारेगा? क्या मोटिव हो सकता है उसका?
गीता, माँ कहाँ है? हॉस्पिटल, अभी आ ही रही है खाना लेने। मोहन भैया कैसे हैं भाभी? उनकी हालत बहुत नाजुक है और अभी तो पूरा पैसा भी नहीं हो पाया है इलाज का। मैं वही बताने आया था कि मैंने एक सरकारी आदमी का मालूम किया है, मोहन भैया के इलाज के खर्चे में वो रियायत दिला सकता है। कैसी रियायत? सरकार की स्कीम है कि सीमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों का इलाज फ्री में होता है, और आपने जो पैसा जमा किया वो भी शायद वापस हो सकता है। ऐसा हो सकता है? हाँ, मोहन भैया के हॉस्पिटल के कागज लेकर के और उनकी सीमेंट फैक्ट्री वाली आईडी लेकर के शाम को मेरे साथ चलना, सरकारी आदमी से मिलवा दूंगा मैं। ठीक है। मैंने कहा ना, मेरा रागनी के मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। रागनी के जेट से क्या लेना देना है? मैंने कहा ना, कोई लेना देना नहीं है। अब बस, अब अगर और ज्यादा कर दिखाई ना तब। हाँ, मैंने रागनी के जेठ को पैसे दिए थे। अनुभव भदौरिया ने मुझे लालच दी कि अगर वो रागिनी से उसका काम करवा दूंगा मैं, तो उसके बदले में मुझे ढेर सारे पैसे देगा। ऑटो ऑटो, एक गणेश नगर पे जाना। रागिनी, भैया आप यहाँ? देखो, मैं जो बात करने वाला हूँ वो हम घर में नहीं कर सकते थे। कैसी बात है? अभिनव भदौरिया मोटा पैसा दे रहा है, उसके काम में अड़चन मत डालो। आप होते कौन मुझसे ये बात करने वाले? हाँ, अगर आप मेरे जेठ ना होते ना तो आपको अंदर करवा देती मैं। फिर रागनी नहीं मानी तो तूने और अभिनव ने मिलकर उसको? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सही कह रहा हूँ, मैंने उसे नहीं मारा। तो परेशान थे। हाँ, लेकिन ऐसा भी तो नहीं लग रहा है कि कुछ सुपारी कलर होगा। इसका कोई ना कोई मकसद जरूर है। हेलो सर, कमलापुर के पंचायत भवन के पास एक तोहफा छोड़ा है आपके लिए। ए, देख मेरी बात सुन। कुछ रह गया है आपके पास दिखाने को? पकड़ तो पाई नहीं मुझे। चलिए एक काम करते हैं, मैं ही आ जाता हूँ देवास वापस। वहाँ एक गलती सुधारनी है मुझे। गलती? हाँ, पकड़ सको तो पकड़ लो। हेलो मैं आसपास सर्च करो। सर, यहाँ पे मर्डर हुआ है? लग नहीं रहा मुझे। विकास, पंचायत भवन में बात करो, पता करो क्या उन्होंने किसी ऐसे लड़कों को देखा है जिसका हुलिया उस कॉलर के हुलिये से मैच करता है। सर, गो फास्ट। सर, लाश यहाँ पड़ी है। हाँ बोलो। सर, इस बार उसका फोन देवास के एसएम रोड पर एक्टिव था सर। वो बोल रहा था कि देवास वापस आ रहे हैं, जबकि ऑलरेडी देवास में था। और एक बात सर, ये रंजीत भी गायब है सर, इसका फोन भी बंद आ रहा है। मुझे शुरू से ही लग रहा है उस कॉलर का रंजीत से कोई कनेक्शन है। इस रंजीत के बारे में सब कुछ पता करो। ओके सर। सर, विक्टिम का नाम कन्हैया सिंह है, कमलापुर का सरपंच था ये। मैडम ये क्या कर रही हैं आप? हमें अपना काम करने दीजिए, और अगर आप रंजीत के बारे में कुछ भी जानती हैं तो मुझे अभी के अभी बताइए। मैडम हमने बोला ना, हमें कुछ नहीं पता। मैडम जी, एक मिनट, ये देखिए, इतने सारे प्रॉपर्टी के पेपर हैं, सब में नाम अलग अलग हैं। ये रंजीत ज्वेलर है ना? जी। तो इतने सारे लोगों के प्रॉपर्टी के पेपर्स इसके कमरे में क्या कर रहा है? मैडम हमारा ये पुश्तैनी काम है, लोगों के गहने और उनकी प्रॉपर्टी गिरवी रख के हम उन्हें ब्याज पे पैसा देते हैं। ये रागिनी के पेरेंट्स के प्रॉपर्टी के पेपर्स, रंजीत के पास ये भी गिरवी पड़े थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब झूठ बोल रही है माँ जी रंजीत के बारे में। उसी ने मरवाया है रागिनी को और मेरे पति को फंसा दिया। मैडम जी, आप रंजीत के बेटे राहुल से पूछो, वो आपको बताएगा कि कैसे रंजीत प्रॉपर्टी के लिए रागिनी से झगड़ता था। सर, कन्हैया की फैमिली में तो कोई नहीं है, और बाकी पांचों को भी कोई आइडिया नहीं है कि कन्हैया मंजू और रागिनी को जानता था कि नहीं।
हेलो, कौन? सर मैंने देवास के एसएम रोड पे अपना काम खत्म कर लिया है। आप आए नहीं पकड़ने? रागिनी, मंजू, कन्हैया, इनको क्यों मारा तूने? ये सब के सब एक ही माला से बंधे हुए हैं और इस माला का आखिरी फूल भी जल्दी मुरझा जाएगा। हेलो हेलो सर, देवास के एसएम रोड पर रंजीत की लाश मिली है। रागिनी की तरह रंजीत को भी शूट कर दिया। सर, अगर किलर को रंजीत को भी मारना था तो वो उसे रागिनी के साथ भी मार सकता था। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन सा गेम खेल रहा है। उसने बोला था दोबारा देवास आ रहा है गलती सुधारने, और रंजीत का मर्डर। इसका क्या मतलब कि वो पहले ही रंजीत को मारना चाहता था लेकिन गलती से गोली रागिनी को लग गई? इसने हर हत्या के बाद मुझे कॉल करके कुछ ना कुछ ऐसा बोला है जो इसके अगले टारगेट से कनेक्टेड था। एक मिनट, ये सुनो। खांसी भी काफी इरिटेटिंग होती है। और सेकंड विक्टिम मंजू थी, टीबी पेशेंट। उसके मर्डर के बाद उसने कहा अगला मर्डर भी प्लान कर लिया है मैंने, लेकिन आप ना दिमाग पे ज्यादा जोर मत दो। क्या है कि उससे बीपी हाई हो जाता है और हाई बीपी से आंखें भी खराब हो सकती हैं, और मैं नहीं चाहता मेरी वजह से आपकी आंखों में चश्मा लगे। थर्ड विक्टिम का नहीं है, हैवी नंबर का चश्मा लगा था उसे। तो फिर सर उसने आखिरी कॉल में क्या कहा जो हमें अगले टारगेट का हिंट थे? ये सब के सब एक ही माँ। अपनी बेटी को किसी अनाथ आश्रम में डाल दिया था और उसके बाद वो वहाँ से कहीं चली गई थी। पता नहीं कहाँ होगी बेचारी। सर, पूनम 2 साल पहले गीता को एक अनाथ आश्रम में छोड़ के गई थी और करीब 6 महीने पहले इंदौर की एक फैमिली ने गीता को वहां से अडॉप्ट किया था। पूनम की फैमिली के बेघर होने के पीछे मंजू एक वजह है, क्योंकि उसने पूनम को 2 लाख रुपए नहीं दिए थे। वहीं रंजीत ने उनका घर गिरवी रख लिया था। लेकिन कन्हैया का इस फैमिली से क्या कनेक्शन होगा? पर जेल से बाहर निकलने के बाद मैं क्या देखता हूँ, मेरी बहन के साथ इतनी नाइंसाफी। मेरे जीजा बीमार क्या हुए, उस बुढ़िया मंजू ने घर से 2 लाख रुपए मार लिया। उसके बाद उस रंजीत ने मेरे जीजू के मरने के बाद घर हड़प लिया, और शरद ने मेरी बहन की मजबूरी का फायदा उठाया उस कन्हैया के साथ। उससे भी जब उसका जी नहीं भरा तो उसने मेरी बहन को कहीं बेच दिया। मुझे बेहद अफसोस है इस बात का कि जो लड़का रिहा होकर यह सोच रहा था कि वो दोबारा क्राइम नहीं करेगा, अब उसी के खिलाफ मुझे एक लंबी चौड़ी चार्जशीट तैयार करनी पड़ी। पुष्कर का वो बयान भी सही निकला कि उसकी बहन पूनम शरद के द्वारा एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग को बेची गई थी। शरद अभी न्यायिक हिरासत में है, लेकिन निराशा मुझे इस बात की है कि पुष्कर जैसे कई हताश लोग अक्सर गुनाहों के रास्ते पे निकल जाते हैं, जिसका सॉल्यूशन यही है कि आप जुर्म के खिलाफ अपनी चुप्पी को तोड़िए, हमारे पास आइए, क्योंकि जुर्म के खिलाफ लड़ाई हम सब की है। क्योंकि सिर्फ पूनम ही नहीं, पूनम जैसे लाखों विक्टिम्स आज भी गुनाहों के ऐसे अंधकार में खोए हुए हैं जहां से उनके अपने, गीता जैसे उनके कई रिश्तेदार सालों से उन गुमशुदा लोगों का इंतजार कर रहे हैं।